अपने स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले निशांत सिंह, अभी रिकॉर्डिंग इंतजार, अभी घूम ही रहा है ये। गुड मॉर्निंग अर्जुन भी, हाँ गुड मॉर्निंग इंडिया। यह आयुष सिंह पंडित, तुम बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, जैसे लगता है कि तुम बॉर्डर पर जाने के लिए बेचैन हो यार। ऐसा मुझे एहसास एहसास हो रहा है तुम्हारे चेहरे पर, जो तेज दिखाई दे रहा है। आज तो गजब दिखाई दे रहे हो भाई। हाँ, या मेरी नजरें ही आज के दिन अलग देख रही हैं, जो भी हो, मुझे तो अच्छा दिखाई दे रहा है। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, सबको सुप्रभात सुप्रभात। एक बार पुनः विजयदशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपने माता पिता सबके प्रति समर्पित हो, इसकी कामना के साथ मैं इस सेशन को शुरू करने वाला हूँ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, ये मानव निर्माण की कार्यशाला है, और आज हम मानव निर्माण से जो संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस है, तो ये इम्पोर्टेंट जो हमको लगते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और वो क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट्स enhanced labor productivity, which is an acquired ability and an outcome of deliberate investment decisions with an expectation that it will increase future income sources। तो आप अपना आंसर देंगे इसके लिए जल्दी से, जल्दी से बेटा। आपके ऑप्शंस हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो क्या होगा इसका आंसर बेटा? आवाज आ रही बेटा? मेरी आवाज आ रही बेटा आप लोगों के पास? यस सर, एक बार। सर शायद ह्यूमन कैपिटल होगा सर। ओके, आपका क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट्स enhanced labor productivity, which is an acquired ability and an outcome of deliberate investments decisions with an expectation that it will increase future income sources। ये आप कहना चाहते हैं ना? करेक्ट ना? ओके, दैट इज करेक्ट। यस सर। चलिए, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री। तो कौन सा मेजर सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? बताइए। सर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप लोग ने इस क्वेश्चन को अपने बहुत ही सही तरीके से इसका आंसर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग अपना देखते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया है, आई हैव ऑलरेडी सेंड इन द ग्रुप। हाँ, आई हैव रिसीव्ड इट और नॉट? हाँ, इसमें आपका सेल्फ असेसमेंट का भी एक क्वेश्चन होगा। एक तो प्रैक्टिस है ये, इसका सेल्फ असेसमेंट का भी है, तो उसको देख लीजिएगा आप। एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर, और इसको अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम में, सेम को अपलोड कर लीजिए आप। एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर एंड द शेयर ऑफ डैश इज द लिस्ट। ओके, टर्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर एंड शेयर ऑफ डैश इज द लिस्ट। सबसे कम किस पे है और सबसे ज्यादा दिया हुआ है, आपको बताना है सबसे कम किसके ऊपर है। टर्सरी एजुकेशन का मतलब होता है जो हायर लेवल का जो एजुकेशन है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन आप जानते हो, सेकेंडरी एजुकेशन आप, हम लोग उसके पार्ट हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन आप क्लियर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स, ठीक है, मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर एंड द शेयर ऑफ टर्सरी एजुकेशन इज द लिस्ट। ओके, टर्सरी एजुकेशन इज द लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन is more than that of an uneducated person, and hence the former is able to generate more income than the latter, and his contribution to dash is consequently more।
ऑप्शंस आर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नन ऑफ दिस। आंसर देंगे आप। सर इकोनॉमिक ग्रोथ। और क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कुछ बताएंगे? सर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो सर वो कंट्रीब्यूशन करते हैं सर। The labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person, and hence the former is able to generate more income than the latter, and this contribution to dash is consequently more. Okay, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा? बोलिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट्स व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? Growth indicates the quantitative changes in different sectors of economy. इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, टर्सरी सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर्स में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं या एक्टिविटीज कह लो उसको, ठीक है। इंडस्ट्रीज नहीं कहेंगे उसको, इंडस्ट्री से यहाँ मतलब उद्यम से मतलब मेरा जिस सेंस में इंडस्ट्री कहा जाता है उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और टर्सरी सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। हर सेक्टर में कुछ न कुछ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर का एक एग्जांपल हम ले लें, तो जैसे मान लो एग्रीकल्चर का ग्रोथ इस साल कितना हुआ, पिछले साल की तुलना में बढ़ा घटा जो भी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट्स करता है इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें जो क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हो रहे हैं उनके बारे में जो डेटा हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। जैसे 2020 में अगर गेहूं का प्रोडक्शन कुछ हुआ और 2021 में कुछ और हुआ, बढ़ गया, तो ये जो कहानी है ना, ये जो डिफरेंसेस आएंगे, चाहे कोयले का प्रोडक्शन कुछ पिछले साल कुछ हुआ, इस साल कुछ बढ़ गया, एनर्जी का प्रोडक्शन कुछ हुआ, इस बार बढ़ गया, तो ये सब सारी चीजें क्या कहलाएंगी? जो क्वांटिटी में जो चेंज होगा उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। डेवलपमेंट क्वालिटी की भी बात करता है। जैसे हम क्लास 12th में आ गए, ठीक है, तो हाइट तो बढ़ गई, तो ये ग्रोथ हो गया। लेकिन क्या क्लास 12th में आने के बाद क्लास 12th के बच्चों में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो आई? बात करने का तरीका, डिसिप्लिन, ये वो जो तमाम तरह की चीजें जो है हमारे सॉफ्ट स्किल से लेके जो अपने आप को प्रेजेंटेशन का जो तरीका, सारी चीजें, तो वो हमारी क्या है, वो जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी का पार्ट होता है। तो पर्सनालिटी में केवल हाइट थोड़ी आती है जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, वो नहीं आता है, क्यों? बहुत सारी चीजें आती हैं। उसी तरह ग्रोथ जो है केवल क्वांटिटी की बात कर रहा है और डेवलपमेंट क्या बोलता है? क्वालिटी की बात। हम 11th में आ गए, हम 12th में आ गए, और क्या हम 11th और 12th के बच्चों की जो पर्सनालिटी जो होती है, जो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है, उसके लायक अपने आप को उनके ड्रीम्स के अनुसार अपने आप को फिट कर पा रहे हैं? ठीक है, क्या हम उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार अपने आप को चला पा रहे हैं? तो ये हमारा क्वालिटी का एस्पेक्ट होगा। इसी तरह इकोनॉमी में भी क्या होता है, जैसे जो क्वांटिटी में जो चेंज आ रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, तो इसके साथ ही क्या ह्यूमन कैपिटल जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं वो फॉर्मेशन हो रहा है? क्या लिटरेसी का जो रेट है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं? क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कुछ परिवर्तन आ रहा है? क्या लोग, मतलब ये सब सारी चीजें जो मिला दोगे ना, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, आर गेटिंग पॉइंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट एज अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज like land into physical capital like factories, similarly it can also turn human resources like students into dash like engineers and doctors। और आपके ऑप्शंस हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, नन ऑफ दीज। सर बी होगा सर इसका। क्या बेटा? शुभांकिता बेटा, बी। श्रेया, प्रभाकर,
यस सर। समझ में आ रहा बेटा? बोलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? जस्ट एज अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज। ओके, फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल रिसोर्स क्या हमारा? लैंड है। उसको जब वो फिजिकल कैपिटल में कैसे बदल गया? जैसे फैक्ट्री, जहाँ प्रोडक्शन इनकम का जनरेशन होने लगा। ओके, सिमिलरली इट कैन ऑल्सो टर्न ह्यूमन रिसोर्स लाइक स्टूडेंट इनटू डैश लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। बोलिए, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? श्रेया, बोलिए। हाँ अर्जुन, आप कुछ बोल रहे थे। शुभांकिता बेटा, हमारे क्लास में 2 ही बेटियां हैं और दोनों बेटियां खामोश हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? शुभांकिता। जी सर। हाँ ये तो बेटा है। हाँ बोलो बेटा, बोलिए शुभांकिता, जी सर। क्या होगा? जल्दी से बोल। अर्जुन बोल बेटा, आपने क्या बताया अर्जुन? सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। Just as a country can turn physical resources like land into physical capital like factories, similarly it can also turn human resource like students into human capital like engineers and doctors, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देखो ये एक स्टेज है, मतलब एक प्रोसेस है। जब हमारा प्रोसेस होता है ना तो उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का भी प्रोसेस, विद द ट्रेनिंग एंड स्किल्स एंड विद द इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल, human being is converted into the human capital, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कन्वर्ट्स ह्यूमन बीइंग इनटू डैश। देखो ह्यूमन कैपिटल में बेटा हम अगर थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट हो तो मैं बता दूं कि पहली बात ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इनटेंजिबल होता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ठीक है, इनटेंजिबल होता है और वो उसके शरीर में निवास करता है। अगर हम फिजिकल कैपिटल से तुलना करें, ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल को जो है मार्केट में सोल्डेबल होता है, सेलेबल होता है, सोल्डेबल नहीं है, सेलेबल होता है, मतलब उसको हम सेल कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है ना वो उसके साथ ही रहेगा। ह्यूमन कैपिटल जो है उसके साथ ही रहेगा, ये जानना, ठीक है। ये सेपरेबल नहीं होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इट इज नॉट अ सेपरेबल, ठीक है। ये मोबाइल भी होता है, मतलब ये मोबाइल भी होता है, मतलब नहीं, मतलब ये मोबाइल करने का मतलब है क्या? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। हम राइट? बोलो, यस बोलिए सर। भाई। आर्गेटिंग पॉइंट। यस सर। अच्छा, दूसरी बात है इसका एक पॉइंट जो मैं देख रहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। ये मतलब ये प्राइवेट और सोशल दोनों तरह के बेनिफिट को क्रिएट करने वाला होता है, जबकि फिजिकल कैपिटल जो होता है ना वो केवल प्राइवेट बेनिफिट को क्रिएट करता है। इसको नोट कर लो कहीं, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों को कंट्रीब्यूट करने वाला होता है। क्या होता है? प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों को क्रिएट करने वाला होता है। आगे पॉइंट, बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी आपने ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। यस, डैश रिप्रेजेंट्स enhanced labor productivity which is an acquired ability and an outcome of deliberate investment decisions with an expectation that it will increase future income sources. Get your point? Dash represents enhanced labor productivity, which is an acquired ability and an outcome of deliberate investment decisions with an expectation
that it will increase future income sources. And your options are human capital. First option is human capital. Second is human capital formation. Third is economic growth. And the fourth is none of these. So which one is correct? बोलिए. ओके, बोलिए जल्दी से बोलिए. बोलो बेटा. सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अच्छा, और भी दो चार बच्चों से और पूछ लेता हूँ. श्रेया बेटा. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अच्छा श्रेया बोलिए बेटा. श्रेया बोलिए. सर ह्यूमन कैपिटल. अच्छा, और बताइए दूसरे बच्चे, जल्दी से बताइए. देखो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में. मुझे ऐसा अनुभव हो रहा यस है. सर, मुझे डाउट है सर. हाँ, मुझे अनुभव हो रहा है. आंसर देने से मुझे अनुभव हो रहा है. देखो, ह्यूमन कैपिटल मैंने भी बताया कि ह्यूमन कैपिटल क्या है. एक प्रोसेस है. ठीक है. तो अगर डिफाइन करें इसको तो ह्यूमन कैपिटल इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम. नोट कर लेंगे. ह्यूमन कैपिटल, इसमें माउस से मैं लिख नहीं पाता हूँ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ. ये बेकार ही पड़ा रहेगा मेरा. ठीक है, लिख लेंगे. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस. हमेशा जब फॉर्मेशन वर्ड है ना बेटा, वो प्रोसेस की ओर इशारा करता है. तो लिख लेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस. जैसे अगर मैं अपने बेटे को आईआईटी की कोचिंग के लिए कहीं डाला हूं, ठीक है, आपके पापा ने आपकी सीए की कोचिंग के लिए डाला हुआ है, तो वो क्या है, वो आप प्रोसेस से गुजर रहे हैं. अभी आप ह्यूमन कैपिटल बने नहीं हैं जब तक कि आप कहीं कुछ अर्न करने के लायक नहीं हो जाते हैं, अर्न करने नहीं लगते हैं. ठीक है, मुझे बात समझने का प्रयास कर रहे हैं आप. बोलिए. पॉइंट. यस सर. हाँ, तो ह्यूमन नोट कर लेंगे. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल. एडिंग टू स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम. अच्छा, इसको एक ऑप्शन तो है, मैं इसको जैम बॉक्स में लिख सकता हूँ. जैम बोर्ड में इसका यूज किया जा सकता है. मुझे आया याद. चलिए ठीक है, मैं इसको लिख भी दूंगा. ओके, अनटाइटल्ड है मेरा ये. कंज्यूमर बिहेवियर है. ओके 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 ओके. तो कंज्यूमर बिहेवियर निकला, इसको तो मैं ठीक है. तो इसका क्या है, इसका मैं इसको मार्क करता हूँ. ओके, तो ये इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. ओके, लिख लेंगे ह्यूमन कैपिटल एफ. HCF मतलब हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द, लिख लेंगे, प्रोसेस ऑफ, अंडरलाइन करना. शुभांकिता अंडरलाइन कर रही है बेटा. एडिंग टू स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम. ठीक है, समय के साथ. ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है बेटा. नोट भी कर लेंगे आप. ह्यूमन कैपिटल कैन बी डेवलप्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ स्किल्ड एंड. जब मैं बीए पार्ट 1 में था ना, तो मेरे फादर रिटायर हो गए, समझ रहे हो. और मुझे लगता था, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो अभी तो एजुकेशन में कंप्यूटर वगैरह आ गया है, उस समय कुछ भी नहीं था.
और फादर जब रिटायर हो गए तो मैं सोचा अरे तो मैं ग्रेजुएशन में आ गया और अभी हम खुद लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। कभी कभी न्यूज सुनते थे कि बड़े बड़े शहरों में बच्चे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो अंदर से बड़ी आवाज उठने लगी, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है भाई, हम लोग किस काम लायक हैं समझ रहे हो। तो कहा कि ना, जो हमने पढ़ा है उसको यूज होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि वो ट्यूशन वगैरह मैंने शुरू किया, है ना। और अपने आप को मैंने, तब हमने क्या किया, अपने आप को ह्यूमन कैपिटल सही मायने में बनाया। वो ह्यूमन कैपिटल कैसे बना? विद द नॉलेज, रिमाइंड, विद द नॉलेज एंड स्किल्स विच अर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरी बात समझ आ रही बेटा? बोलो। जब हम अर्न करने लग रहे हैं, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने लगे, तब हम वास्तव में ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे। लेकिन उसको हमको क्या करना पड़ेगा? ओवर द टाइम आई हैव टू पास थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ अर्निंग स्किल्स, ठीक है। आर गेट पॉइंट? बोलो भाई। यस सर। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। चलिए, तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चंस पर, अगले पड़ाव पर। और मेरा अगला क्वेश्चन है, डैश इज द रीजन फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। रूरल अर्बन माइग्रेशन के पीछे वजह क्या है? गरीबी, मनी, अनएम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दीज। अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग भागते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, तो हमको अगर अनएम्प्लॉयमेंट उनको लगता है कि शहरी क्षेत्र से, गरीब मतलब रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से अगर हम शहरी क्षेत्र में चले जाएं तो हमको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, है ना। एक तो माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। आसपास के क्षेत्रों में माइग्रेशन कौन करेगा? माइग्रेशन वही करेगा जो समझता है कि मैं कुछ कर सकता हूं और मैं नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। am I right? यस उसको सर। लगता है कि हाँ यस, यहाँ से जगह दूसरी जगह जाके अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमको, राइट। चलिए, तो हम आगे अपने अगले पड़ाव पर आते हैं। डैश along with many other factors like on the job training, job market information and migration, ठीक है, increase an individual's income generating capacity. शुभांकिता, क्वेश्चन फॉर यू, शुभांकिता। Dash along with many other factors like on the job training, job market information and migration increase an individual's income generating capacity. पहला ऑप्शन है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। नाइन्थ बताइए। सर बोथ ए एंड बी। शुभांकिता, शुभांकिता, योर रिस्पॉन्स। अच्छा ये बताओ, आप लोग में से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास के दौरान गेम खेले होंगे, हाँ, या कार्टून देखते होगे? ऐसा करते हो क्या? और ऐसा करते समय आपके अंदर आवाज उठती है कि मैंने अपने माता पिता के साथ अच्छा न्याय नहीं किया, उनकी मेहनत के साथ, कि वो कितनी उम्मीद से, आवाज उठती है? बोलो भाई, ऑनेस्टली, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनीबॉडी। बताओ, ऐसा किया है कभी? थोड़ा सा ऑफलाइन जरा बात कर लें हम। बोलिए, कभी ऐसा किया कि आप क्लास चल रहा हो और आपने कुछ इधर उधर देखा हो, ब्राउज किया हो नेट पर? चलो, आवाज नहीं उठ रही है, मिल रही है मुझे। चलो, लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलो, डैश, अब आवाज सही हो गई होगी। डैश अलॉन्ग विथ, जब क्वेश्चन टफ होते हैं ना तो नेटवर्क इशू हो जाता है। चलो, डैश अलॉन्ग विथ मेनी अदर फैक्टर्स लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। किससे होता है बताइए जल्दी से, बोलो बेटा। शुभांकिता, श्रेया प्रभाकर, शुभांकिता क्लास में हो बेटा? सर बोथ। हाँ, ये तो ठीक है। ये बच्चे कहाँ गए भाई?
आवाज नहीं आ रही है मुझे तो। आयुष बोल रहा है शायद, ये ना उत्कल साहू बोल रहे हैं, शुभांकिता, श्रेया, दोनों दिखाई तो दे रहे हैं। शुभांकिता, शुभांकिता, श्रेया, लो, ये तो घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह, चलो, किसने आंसर दिया बेटा? हु टोल्ड द आंसर? आयुष। सर बोथ। आयुष, अच्छा ठीक है। चलो आयुष, चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या हमारा। हाँ, एजुकेशन एंड हेल्थ, यस करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स डैश एज ए मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। जल्दी से करेंगे। सर बोथ ए एंड बी। ये भी आपने सही जवाब दिया लगता है। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है ना बेटा, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है ना। ओके, so next is the dash is the outcome of investment in education, health, on the job training, migration of is migration of a man, migration and क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। सर माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन लिखा है सर। माइग्रेशन एंड समझ नहीं आ रहा, इंफॉर्मेशन, चलो आई, हाँ इंफॉर्मेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, फिट कर सकता है, ठीक है, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इंफॉर्मेशन ये फिट बैठता है यहाँ पर। तो डैश इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, सही फिट बैठ रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? 11th, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, नन ऑफ दीज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 had recommended that at least dash of GDP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, be spent on education so as to make a noticeable rate of growth in education achievements, educational achievements। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आ रहा है मुझे जो लगता है। 4%, 5%, 6%, 7%, ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा, चाहे प्री बोर्ड में आ जाए, चाहे अभी के एग्जाम में आ जाए, चाहे बोर्ड एग्जाम में आए, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो एजुकेशन कमीशन 1964, अगर इस लेसन से क्वेश्चन पूछा गया ना तो ये मुझे लगता है कि आना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? 6%। 6% करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द तापस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द, अगर यही जो है ना परसेंटेज फॉर्म में होता है ना तो संभावना ज्यादा होती है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। द तापस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड, लेकिन उसकी तुलना में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। द तापस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1998 estimated an expenditure of around dash over 10 years 98-99 to 2006-2007 to being all India children in the age group of 6 to 14 years under the purview of school education, ठीक है। बोलिए 1.37 लाख करोड़, 1.45 लाख करोड़, ये डेटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1.54 लाख करोड़, 1.73 लाख करोड़, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। जल्दी से बोलिए इसका आंसर अगर आपको याद है तो। सर ए, ये 1.37 लाख करोड़ यही है इसका आंसर, बिल्कुल सही कहा आपने। एज पर NSSO डेटा in the year 2011-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%, 16%, 18%, none of these. As per NSSO data, in the year 2011-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%, 16%, 19%, बेटा 19%। 19% इज करेक्ट आंसर। लेकिन इससे अगर क्वेश्चन आता है इस लेसन से तो ये क्वेश्चन ये लेसन 1 में भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है, ठीक है। इस लेसन ये क्वेश्चन यहाँ से है कि एनएसएसओ का नया नाम क्या है,
बोलिए, इसको नोट कर लीजिए। एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से नाम बदलकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया। नोट कर लेंगे, ऑफिस कर दिया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में ही है, फरीदाबाद एनसीटी जो कहते हैं, फरीदाबाद में। ठीक है, आजकल फरीदाबाद के प्रति मेरा आकर्षण बहुत बढ़ गया है ना। बड़ा अच्छा देखता हूँ वहाँ पर ऐड। अभी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं तो फरीदाबाद इज अ वेरी गुड हब। गेटिंग पॉइंट? ठीक है आपको। चलो, तो एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, क्या नाम है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ। ये भारत सरकार का जो सांख्यिकी मंत्रालय है, स्टैटिस्टिकल जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत ये एनएसएसओ का ऑफिस है। और ये भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 100 लगभग मोर देन 100 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। ऑफिस, छोटे ऑफिस या बड़े ऑफिस कह लो, रीजनल ऑफिसेज हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और उसके हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा सोशल और इकोनॉमिक सर्वे करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करता है। आगे पॉइंट बोलो भाई। यस सर, यस हाँ, सर। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप नोट कर लेंगे। कम से कम इतना जरूर नोट कर लो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, हेडक्वार्टर वगैरह मतलब इंडिया की तैयारी करोगे तो उसके लिए जरूरी है बाकी। और ये क्वेश्चन जो है सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला, सोशल और इकोनॉमिकल सर्वे करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन इसमें से इससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं बाकी एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज leaving -% education cess on all the union taxes for spending on elementary education. 2%, 5%, 10%, 12%. बताइए। The सर government of 2%। India is leaving Sir, 2%. -%. अरे निशांत, तुम क्लास में थे? My God, mind blowing. Nishant, what is happening? Sujit and Nishant is silent. My God. The government of India is levying -% education cess on all the union taxes for spending on elementary education. क्या आपके ऑप्शन हैं? 2%, 5%, 10% एंड 12%. Answers are expected from you. 2%. 2% is the correct answer. ठीक है, the government of India is levying a 2% education cess on all. हम लोग सब लोग पे करते हैं, इसलिए क्वेश्चन तो गलत होगा ही नहीं, है ना। निशान के पापा सब लोग पे करते हैं। चलिए, आपके ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोथ असर्शन ए, या आपके ऑप्शन से ए बी सी डी पहले लिख दिया गया है। ठीक है, और बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज से अभी 2 साल से पूछा जाने लगा है, इसलिए बैच में आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जब हम लोग थे बहुत ही टफ माना जाता था। और ये क्वेश्चन बताता है कि सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ कैसी है। और सिविल सर्विसेज और यूपीएससी के एग्जाम में बहुत पहले से क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, आर्गेटिव माइंड बोलो भाई, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो बी ऑप्शन से Yes, आपका sir. बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये ऑप्शंस आप ध्यान से देखेंगे, आर्गेटिव माइंड, और तब आप Yes, sir. समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात? बोलिए भाई। और Yes, sir. आपके ऑप्शंस हम जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको रीड कर रहा हूँ। आपके ऑप्शंस ए बी सी एंड डी से ही देने हैं। ओके ओके, शुड आई स्टार्ट? मुझे स्टार्ट करना चाहिए। Yes, sir. ओके ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। असर्शन ए कहता है, ड्यूरिंग 1952 to 2014 the increase in education expenditure has been uniform. ठीक है, रीजन कहता है आर थ्रूआउट दिस पीरियड देयर हैज बीन इरेगुलर राइज एंड फॉल। बताइए, बोलिए सर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ओके, यस सर।
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ड्यूरिंग 1952 से 2014 द इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज बीन इन्फॉर्म, मतलब एजुकेशन का एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल सही है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं था। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर हैज बीन इरेगुलर राइज एंड फॉल, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, तो डी कहता है कि assertion A is false but reason R is true। वेरी गुड। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, assertion कहता है कि हमको जरूरत है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल के लिए। ओके, रीजन कहता है कि टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल से डॉक्टर्स इंजीनियर्स आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप सर ए होगा सर। हाँ यस सर, ये होगा। ए होगा। ए क्या कहता है? ए कहता है बोथ assertion A and reason are true and R is the correct explanation of। तो बिल्कुल ये सही लग रहा है ना देखने में। ओके, और जो देखने में सही लगे वो प्रायः सही होता है। बिल्कुल गलत मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, अगर सही होगा तो सही लगेगा। ओके चलिए, खैर थर्ड, जो देखने में सही लगा हमेशा सही नहीं हो सकता बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लाइक एजुकेशन, assertion है ए, like education health is also considered important। reason is health is as an important input for the development of nation as much as it is important for the development of an individual। Can you mind? तब ये होगा सर। इसका भी ये होगा। यस सर। लाइक एजुकेशन हेल्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, ये तो पहला तो सही लग रहा है भाई कि एजुकेशन की लाइक एजुकेशन की तरह हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन एज मच एज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, लेकिन ये क्या, ये आप ये सोचो बेटा कि क्या ये मतलब जो आपका रीजन जो कह रहा है both assertion A and reason are true, ठीक है, but reason R is not the correct explanation of assertion A, ये है। तो आप इस पॉइंट पर विचार करो कि लाइक एजुकेशन हेल्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। ओके, ये तो सुनो ठीक है, हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट, पर क्या आपको ये संबंध लग रहा है दोनों में कि एक का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि तो यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ए का जो स्टेटमेंट है लाइक एजुकेशन हेल्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, ठीक है, और आर जो रीजन जो है ए को सपोर्ट कर रहा है क्या? हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन एज मच एज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में कहीं से कुछ इस तरह का संबंध दिखाई दे रहा है? बोलिए। ए ट्रू है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर भी ट्रू है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आर ए की व्याख्या कर रहा है? बोलिए। अगर स्टेटमेंट कुछ इस तरह का होता कि जैसे हमारी लाइक एजुकेशन हेल्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ, अगर हम इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ द नेशन कैन डेवलप, आर्गुमेंट पॉइंट, अगर इस तरह का कुछ स्टेटमेंट होता तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही होता। लाइक एजुकेशन हेल्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट एंड सो गवर्नमेंट शुड गिव फोकस ऑन दिस वन। गवर्नमेंट इज गिविंग फोकस ऑन एलिमेंट्री और सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन। तो मुझे तो ये लग रहा है कि लाइक एजुकेशन हेल्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, इज ट्रू है, लेकिन ये आर सप्लीमेंट नहीं करता। पॉइंट आपको नहीं लग रहा है? नो सर, सर मेरे को तो और लग रहा है कि होना तो चाहिए सर, क्योंकि हेल्थ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है नेशन का, उससे जो मतलब इंडिविजुअल है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है और वो हेल्दी रहता है सर। हाँ, वो सही है, वो तो है, वो सही मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका रीजन जो है आर आर है। मुझे तो रीजन तो नहीं लग रहा है कि हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट of a nation as much as it is important for the development of an individual। ये तो दोनों, अगर या तो दोनों के बारे में ऐसा कहता, हाँ, लाइक एजुकेशन हेल्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। चलो फिलहाल थर्ड को हम एक पॉइंट कर लेते हैं।
चलिए, अगर ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, फर्म्स विल इंसिस्ट दैट द वर्कर्स शुड वर्क फॉर a specific period of time. Firms will insist that the workers should work for a specific period of time after their on the job training. ठीक है, ध्यान से देखेंगे, फर्म्स विल इंसिस्ट दैट द वर्कर्स should work for a specific period of time. Okay, very good. After their on the job training. Okay. रीजन क्या कहता है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इट कैन रिकवर द बेनिफिट ऑफ द इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी ओइंग टू द ट्रेनिंग। बोलिए। फर्म्स विल इंसिस्ट दैट द वर्कर्स शुड वर्क फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फर्म्स क्या इंसिस्ट कर रही हैं, वर्कर्स शुड वर्क फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर देयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है भाई, जॉब का ट्रेनिंग कर लिया तो उसको निश्चित आवर्स तक काम करना चाहिए, जोड़ देंगी वो। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इट कैन रिकवर द बेनिफिट ऑफ इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी गोइंग टू द ट्रेनिंग। सर इसका बी होगा सर। इसका बी होगा। इसका ए होगा, इसका ए होगा, क्योंकि अगर फर्म्स इंसिस्ट कर रही हैं वर्कर शुड वर्क फॉर स्पेसिफिक टाइम, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर ऐसा करने से बेनिफिट मिलेगा, एनहेंस प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग की वजह, ट्रेनिंग करने का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, इसीलिए फर्म्स इंसिस्ट कर रही हैं कि निश्चित आवर तक जॉब ट्रेनिंग करने के बाद उनको काम करना चाहिए। गेट पॉइंट? यस सर। ओके ओके, चलो समझ में आ रहा है बेटा? देखो, ये असर्शन और रीजनिंग में बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ये तो निश्चित रूप से मानना चाहिए। ठीक है, ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं, इसको 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? ओके, 1 मिनट का ब्रेक। तो